हेलो बच्चों, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का टर्म 2 का पैटर्न अलग होने वाला है टर्म 1 से, क्योंकि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, टर्म 2 में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। टर्म 2 का पैटर्न प्योर सब्जेक्टिव है, तो आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे करनी होगी, क्योंकि बच्चों की हैबिट्स ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते करते खराब हो चुकी है। बच्चा सब्जेक्टिव पे मैटर लिखना ही नहीं चाहता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वली टाइम देना है, ताकि हर एक सब्जेक्ट पे आप उतना ही रिवीजन कर सके जितना आपको टाइम मिल रहा है। उस टाइम के बेसिस पे आप अपने रिवीजन को शेड्यूल करें। नंबर 2, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जितना रिवीजन उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका सब्जेक्टिव कंटेंट होगा। एंड द थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि अगर आपके लिए ऑब्जेक्टिव इजी था, इजी इन द सेंस आपने पढ़ा था बहुत अच्छे से, लाइन टू लाइन आपने पढ़ी है, तब जाके आपने ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट किया है। सब्जेक्टिव भी एज इट इज है, थोड़ा सा बस फोकस ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो है रिवीजन थ्रू द राइटिंग। हर एक क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको आंसर्स अपने पॉइंट्स में ही लिखने हैं। आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले। एंड हाँ, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी 100% गारंटी। 100% गारंटी का मतलब टर्म 1 में भी मैंने बहुत सी वीडियोस डाली थी रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस। टर्म 2 सब्जेक्टिव बेस्ड है, तो ये 100% गारंटेड है कि ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड्स में, आपके बोर्ड्स में स्ट्राइक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। व्हाई डज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी डिस्पोज्ड इन सेपरेट डस्टबिन? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली क्यों डिस्पोज करना चाहिए? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपको पॉइंट्स में मेंशन करना है। ओके, एक तरफ आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को समझेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और सेकंड जो कॉलम है, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं खींचना है आपको, टू द पॉइंट आपको मेंशन करना है। सेकंड आपको जो कॉलम कवर करना है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, इससे एटलीस्ट आप ये समझा सकते हैं एग्जामिनर को कि आपको इन दोनों वेस्ट का एक्चुअल मतलब पता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मींस those wastes which can be decomposed by decomposers. Okay, which can be decomposed by decomposers. अब decomposers में number of bacteria, fungi, ठीक है, तो ये decomposed होगा by decomposers। ठीक है, चलिए बिल्कुल टू द पॉइंट हमें चलना है, आंसर्स को बहुत इलैबोरेट नहीं करना है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में सीधी सी बात, दे डू नॉट डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज्ड होगा नहीं, तो इनको सेपरेट डस्टबिन में क्यों प्लेस करना चाहिए? सो देयर ट्रीटमेंट मैथड इज डिफरेंट। ये जो रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब इसका कंक्लूजन, देयर ट्रीटमेंट मैथड इज डिफरेंट। अब डिफरेंट तो हो गया ना, एक वेस्ट आपका डिकम्पोज्ड हो रहा है, तो द ट्रीटमेंट मैथड इज डिफरेंट एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट
wastes can be decomposed, इसको आप ट्रीट करते हो बाय डिकम्पोजिशन, तो दे कैन बी डिकम्पोज्ड, ओके। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये जो सेकेंड कैटेगरी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस, दे आर ट्रीटेड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस आर ट्रीटेड बाय अदर मैथड्स। अब अदर मैथड्स में ना आप एक मैथड्स भी ले सकते हैं, लाइक हीट, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे डस्टबिन्स के पास जो वेस्ट डिकम्पोज्ड नहीं होता है, लाइक प्लास्टिक वेस्ट है, पॉलिथीन है, तो उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न कर दिया जाता है या सिंपली बर्न कर दिया जाता है। तो बर्न करने से क्या होता है ना कि वो वेस्ट खत्म हो जाता है और उसके जो रेजिड्यूज बचते हैं वो उस वेस्ट के कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो देयर ट्रीटमेंट मेथड इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट डस्टबिन। क्लियर, सिंपल सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर एंड लेबल ऑन इट एंथर, ओवरी एंड थैलेमस। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, आपको एक फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करना है और उस पे एंथर, सेपल्स एंड ओवरी मेंशन करना है। स्टार्ट इस डायग्राम को आप हमेशा ओवरी से करिए। पता है क्यों? क्योंकि ओवरी के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, आप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्टिग्मा, देन स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा लेबल हो गया ओवरी, एंड ओवरी इज प्रोटेक्टेड बाय थैलेमस। ठीक है, तो ये हो गया आपका थैलेमस। अब थैलेमस के, ओवरी के या थैलेमस के बेस पे ये इसका स्टॉक है, ओके। इसको आप पिटियोल बोलते हो जनरली, पिटियोल लेबल करना नहीं है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन मेंशन पिटियोल ऑल्सो। अब आपको करना क्या है, थैलेमस पे ग्रो करता है मेल रिप्रोडक्टिव वर्म, मींस एंथर एंड फिलामेंट। आपको मेंशन करना था एंथर। चलिए, एंथर भी आ गया हमारा। अब क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ है सेपल्स। तो सेपल्स आपको याद होगा जब आप फ्लावर के रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड पढ़ते हैं ना, तो सेपल्स मींस कैलिक्स, देन पेटल्स, कोरोला, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम में एंड्रोशियम वाला पार्ट और गाइनोशियम वाला पार्ट आपके बोर्ड पे है। तो सेपल्स के लिए आपको करना क्या है, मैं ब्लैक से ही मार्क कर रहा हूं क्योंकि थैलेमस के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, थैलेमस के बिल्कुल पैरेलल इस तरह से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, और ये हो गया आपका सेपल्स वाला पार्ट। ठीक है, नंबर डाल ले। फर्स्ट में मेंशन कर रहा हूं एंथर, सेकेंड ओवरी, थर्ड सेपल्स। हो गए दोनों क्वेश्चंस बहुत इजीली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये पार्ट ए है। देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल why certain traits cannot be passed on to next generation. ठीक है, and what are such traits called? Mechanism of sex determination. तो आंसर नंबर 3 पार्ट ए। ओके, सो mechanism of sex determination. तो sex determination is actually a phenomena. Okay, as a phenomena by which sex of a child is determined. अब देखिए, इसको भी बहुत इजीली मैकेनिज्म से आप समझा सकते हैं।
बट एक लाइन आपको ना यहां पे ऐड करनी है, इट्स अ फिनोमेना बाय विच सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये सब कुछ इसी पे बेस्ड है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जिन क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है उसी से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेल के पास क्या है ना, मेल के पास 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एंड सेम फॉर द फीमेल, ठीक है, सेम फॉर द फीमेल, फीमेल के पास भी 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। पहले तो ये मेंशन कर ले हम लोग कि दोनों के पास एक एक पेयर है, द लास्ट पेयर। अब मेल के पास जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज एक्स एंड वाई, ओके, एक्स एंड वाई। फीमेल के पास जो 1 पेयर है वो है एक्स एंड एक्स, क्लियर ना। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेप बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होता है बच्चों, सिर्फ इसको आपको मेंशन करना है इसी फ्लो चार्ट के थ्रू, नो नीड टू राइट एनी सिंगल सेंटेंस। तो एट द टाइम ऑफ, बिफोर फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो मियोसिस टेक्स प्लेस, ओके। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन which is also known as reduction division। तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि दोनों ही ये क्रोमोसोम ये एज ए गैमीट सेपरेट हो जाएंगे, ओके। तो मेल के पास 2 टाइप्स ऑफ गैमीट है, रिमेंबर, ओके, मेल हैज 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, और मेल के पास गैमीट्स क्या है, एक्स एंड वाई। फीमेल के साथ भी यही होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन या गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस टेक्स प्लेस, एंड मियोसिस से क्या होगा कि एक्स एंड एक्स नाउ दे आर गैमीट्स, ठीक है। तो मेल के पास 2 टाइप्स ऑफ गैमीट है, एक्स एंड वाई, फीमेल के पास सिर्फ 1 टाइप ऑफ गैमीट है, दैट इज एक्स। नाउ ड्यूरिंग द फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मिक्सिंग ऑफ गैमीट, ठीक है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ गैमीट, एंड दिस फिनोमेना इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मैकेनिज्म। ये सब कुछ नेचुरली बाय नेचर, बाय गॉड, आप कुछ भी याद रखें, यानी इस फिनोमेना पे ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, क्लियर ना। नाउ अगर मेल का एक्स फ्यूज कर रहा है फीमेल के एक्स से, तो रिजल्ट क्या होगा, एक्स एक्स, एंड व्हाट एक्स एक्स इंडिकेट्स दैट there is a formation of daughter, clear now, easy। and if x fuses with y, अगर x और y का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो x and y fuses to form son। इसीलिए मेल को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, फीमेल को नहीं। पहले क्या होता था, फीमेल को ही ब्लेम किया जाता था फॉर द फीमेल चाइल्ड, बट ऐसा नहीं है ना, फीमेल तो सिर्फ एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, मेल के पास 2 ऑप्शन है। तो मेल का मेल क्रोमोसोम जिससे वो मेल डिटरमाइन हुआ है दैट इज वाई क्रोमोसोम। तो अगर ये वाई फ्यूज्ड हुआ फीमेल के एग से, तब सन का फॉर्मेशन होगा, या सन बॉर्न होगा, या मेल चाइल्ड बॉर्न होगा, क्लियर ना। सिंपल सा मैकेनिज्म था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपने देखा था, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में बहुत इजी था कि कुछ ट्रेड्स प्रोजेनी में पास नहीं होते हैं और उन ट्रेड्स को क्या बोला जाता है ना। अभी को हिंदी में समझा रहा हूं क्वेश्चन को ताकि कहीं से कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए, some traits do not passes into the progeny and the reason behind this, it's answer number 3 part B। so अगर ट्रेड्स प्रोजेनी में पास नहीं हो रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि these traits और कैरेक्टर्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन, यानी उन ट्रेड्स का
हमारे जीन से कोई लेना देना नहीं है। दीज आर नॉट कोडेड बाय जीन और नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन, आप कुछ भी याद रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि दीज आर द पर्सन सेल्फ एक्सपीरियंस्ड। अब वो एक्सपीरियंस्ड क्या है? सपोज एक्सीडेंटली आपकी कोई फिंगर कट जाती है, बट आपके प्रोजेनी में ये कैरेक्टर पास नहीं होगा। मतलब आपका जब बेबी बॉर्न होगा तो उसकी फिंगर्स होंगी, क्योंकि ये आपका खुद का एक्सपीरियंस्ड है, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड ट्रेट। सिमिलरली कटिंग ऑफ योर हेयर्स इन द डिफरेंट हेयर स्टाइल, लड़कों के देखिए बहुत सारे हेयर स्टाइल्स होते हैं, इवन गर्ल्स के भी। तो ये जो हेयर स्टाइल्स हैं ये आपका एक्सपीरियंस्ड है ना। ये जरूरी नहीं है कि जैसा हेयर स्टाइल मदर का है सेम हेयर स्टाइल उसकी डॉटर का हो, या जैसा हेयर स्टाइल फादर का है सेम हेयर स्टाइल उसके सन का हो। पैटर्न ऑफ हेयर हो सकता है। पैटर्न ऑफ हेयर का मतलब अगर किसी के फादर को बाल्डनेस है, बाल कम है या बाल झड़ चुके हैं, तो ये चीज पास होगी प्रोजेनी में फादर टू सन, बट हेयर स्टाइल कॉपी नहीं होगा। दिस इज द पर्सन सेल्फ एक्सपीरियंस। क्लियर ना? तो वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस कि सम ट्रेट्स डू नॉट पासेस इनटू द प्रोजेनी, सम ट्रेट्स डू नॉट पास्ड इनटू प्रोजेनी as they are not controlled और they are not regulated, ये ज्यादा appropriate term है, they are not regulated by genes। चलिए अब वो जीन से रेगुलेटेड नहीं है, तो वेरी सिंपल, दीज आर पर्सन्स सेल्फ एक्सपीरियंस। ओके, ये सेल्फ एक्सपीरियंस है पर्सन का। आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल में कटिंग ऑफ फिंगर्स, हैंड। ओके, किसी का हाथ कट जाता है एक्सीडेंट में, किसी का लेग कट जाए, या हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स पास नहीं होंगे। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे जो पर्सन अपने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस्ड करता है। एंड दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड, पूछा गया ना कि इस ट्रेट्स को बोलते क्या है? दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, तो इसको एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं, जो पर्सन अपनी लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करता है। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 पार्ट दिए गए। फर्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? देखिए डीएनए वाला पार्ट बच्चे सबसे ज्यादा मिस करते हैं ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि वो डीएनए पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ड्यूरिंग स्टडी। तो व्हाई इज डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन? सेकेंड पार्ट है इसका, स्टेट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंड थर्ड वन, justify why the male reproductive system is called the urinogenital tract। तो चलिए पहले इसके पार्ट ए पे आते हैं। सो द पार्ट ए इज व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो आंसर नंबर 4, पार्ट ए, व्हाई डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी। चलिए मैं इसको जल्दी से बता दूं आपको। डीएनए कॉपिंग इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो डीएनए में बच्चों एक चीज तो पता होगी आपको, डीएनए कंसिस्ट ऑफ, ओके, डीएनए कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ जीन्स। और जीन्स क्या? हमारे कैरेक्टर्स। तो जो डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर या हम अपने डीएनए अपनी प्रोजेनी में भेजेंगे, तो बेसिकली हम वो सारे जीन्स भेजेंगे जो हमारी बॉडी में। हालांकि 100% ट्रांसमिशन कभी नहीं होता। रिमेंबर दिस लाइन, 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है। अगर 100% ट्रांसमिशन हो जाए ना,
तो आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के रेप्लिका बन जाओगे। रेप्लिका मतलब कार्बन कॉपी। तो 100% कॉपी तो होता नहीं है, कुछ ट्रेड्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, कुछ ट्रेड्स में चेंजेस आ जाते हैं जिनको म्यूटेशंस बोला जाता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी बन जाता है, दैट इज वेरिएशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ओके, चलिए ये डीएनए पे एक बात तो आप समझ गए, ठीक है। ये मैं बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लूं कि डीएनए के पास नंबर ऑफ जीन्स है। तो डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी एज इट transmits the genes, okay, from parents to progeny। चलिए इसमें एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, which also include parents to progeny, which also include, अब सबसे इंपॉर्टेंट जीन जो सबसे पहले पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दैट इज which also include the gene of body design। ठीक है, ये वो जीन है जो आपकी बॉडी डिजाइन को बिल्कुल आपके पेरेंट्स की तरह रखता है। ठीक है ना इंटरेस्टिंग, जीन ऑफ बॉडी डिजाइन। तो बेटा अगर ये पास नहीं होगा तो आप अपने पेरेंट्स की बॉडी डिजाइन को कॉपी कैसे करोगे? तो पार्ट ए में ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, that DNA copying is necessary as it transmits the gene from parents to progeny, which also includes the gene of body design and which expresses the characters of parents। Okay, चलिए ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब इसके पार्ट बी पे आना है। पार्ट बी क्या था कि प्लेसेंटा के फंक्शंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बहुत इजी है, प्लेसेंटा आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा शो कर देता हूं। सपोज ये है प्लेसेंटा की लेयर, ओके, और ये प्लेसेंटा की लेयर के ठीक नीचे, ठीक है, ये प्लेसेंटा की लेयर है और प्लेसेंटा लेयर के इस तरफ वाले पार्ट पे ये मैटरनल ब्लड वेसल्स है। ओके, ये मैटरनल ब्लड वेसल्स है। तो मां के ब्लड वेसल का कनेक्शन जो होता है ना फिल्टर ब्लड वेसल्स में, मैं फिल्टर ब्लड वेसल्स को ब्लैक से मार्क कर रहा हूं। चलिए ये छोटे छोटे वेसल्स हम लोग ड्रॉ कर लें, एक ही सफिशिएंट है समझने के लिए। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही कनेक्शन बनता है। ओके, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्शन थ्रू प्लेसेंटा बनता है। तो इस कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, मैटरनल ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस थ्रू द ब्लड वेसल्स बाय द प्लेसेंटा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ प्लेसेंटा का? प्लेसेंटा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट supplies nutrients, first one is nutrients and gases to the embryo, to the developing embryo, not embryo, to the developing embryo। है ना, सफिशिएंट, बहुत इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, प्लेसेंटा also plays very important role in the removal of waste। Okay, also plays very important role in the removal of waste। चलिए वेस्ट के रिमूवल में भी प्लेसेंटा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ये? अब आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में क्वेश्चन था कि मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? अ कॉमन ट्रैक्ट ऑफ यूरिन एज वेल एज सीमेन, है ना, ये कॉमन ट्रैक्ट है ऑफ यूरिन एंड सीमेन।
तो बच्चों क्यों बोला जाता है? इसका एक आंसर तो बहुत सिंपल सा है, मतलब जो मेन आंसर है, एक नहीं मेन आंसर, कि मेल हैज ओनली सिंगल ओपनिंग। ठीक है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है ऑन द पेनिस, सिंगल ओपनिंग ऑन द पेनिस। ठीक है, फॉर द यूरिन एज वेल एज सीमेन। सीमेन मीन्स स्पर्म, गैमीट। ठीक है बच्चों, और इसको भी अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखें, बहुत छोटा सा, मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल आंसर प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो 3 छोटे छोटे पार्ट्स आप लोग को बताने हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की फॉर्म में। बहुत डिटेल में इसको नहीं खींचना है, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ना कि ये सिंगल ओपनिंग क्यों है। बिकॉज मेल में क्या होता है ना कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, तो इसके जस्ट क्रॉस करता हुआ मेल का स्पर्म डक्ट आता है, वायस डिफरेंस, और यहां पे पहला ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल। ओके, लीफ शेप ग्लैंड जो है, दिस इज सेमिनल वेसिकल। तो फिर ये आगे बढ़ता है वास डिफरेंस। ठीक है, इसकी डक्ट को अटैच करके या आगे बढ़ा, देखिए अटैचमेंट हो गया। यहां पे प्रोस्टेट प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट की डक्ट तो अटैच होती ही है, और इसी टाइम पे यहां यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट आ रहा होता है। ठीक है, यहां पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, यूरिनरी ब्लैडर का डक्ट आ रहा है, तो ये डक्ट आगे जाके मर्ज हो जाता है किसके साथ? वास डिफरेंस के साथ। तो देखिए ये हो गया आपका ब्लैडर का डक्ट, है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है, और ये आपका वास डिफरेंस जो पूरा गैमीट लेके आ रहा है। मैं पूरा डायग्राम नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि ये टेस्टिस से राइज होता हुआ गया है, फिर ऐसे ये पेनिस की तरफ आएगा, तो इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाना ही नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट रहना है। तो इस तरह से ये कॉमन पैसेज बनता है। क्लियर ना? तो 4th के भी तीनों पार्ट्स कंप्लीटेड। आई होप मजा आ रहा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपने आप क्वेश्चंस भी भेजें ताकि मैं और वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है ना सब्जेक्टिव, इसमें जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है हम लोगों को, रिवीजन के लिए उतना अच्छा है हम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन नंबर 5th इज वेरी सिंपल। व्हाई डज फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली वंस इन अ मंथ इन ह्यूमन फीमेल? देखिए फीमेल में फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही बार क्यों होता है इन अ मंथ? ये है इसका पार्ट 1, और पार्ट 2 है वेयर आर ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड एंड व्हाई। चलिए पहले हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आंसर नंबर 5th पार्ट 1। तो आंसर नंबर 5th का जो पार्ट 1 है, पार्ट ए, बहुत सिंपल सी चीज उन्होंने पूछी है कि फीमेल में मंथ में सिर्फ एक ही बार फर्टिलाइजेशन क्यों होता है। अब मैं आपको ना इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर बताऊंगा। सी फीमेल में क्या होता है ना कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ओव्यूलेशन स्टार्ट्स एट द 14th डे, है ना, ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, या इसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कह सकते हैं। हालांकि मेंस्ट्रुएशन की बात तो करनी है तो आप इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल ही बोलेंगे। एट द 14th ऑफ ईच मंथ आफ्टर अटेनिंग पुबर्टी। ये लाइन जरूर लिखना है आप लोग को, क्योंकि पुबर्टी से पहले ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, तो आफ्टर अटेनिंग पुबर्टी ओव्यूलेशन स्टार्ट्स एट द 14th ऑफ ईच मंथ, नॉट एट द 14th डे। ये डेट नहीं है, ये 14th डे है। कैसे काउंट होता है? सपोज किसी को आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ और आज 1st है, तो 14th डे पे उसको ओव्यूलेशन होगा, बिकॉज फर्स्ट 3-4 डेज या मैक्सिमम 5 होगा फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो।
तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद अगेन ओवरी एग प्रिपेयर करती है। तो ये जो है ना ओव्यूलेशन, ये लगभग 12 से 14 दिन ले लेती है ओवा को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या? ओव्यूलेशन तो होगा एट द 14th ऑफ ईच मंथ। ठीक है, आफ्टर अटेनिंग पुबर्टी। अब इस टाइम पे एक चीज तो क्लियर है कि ओवा वेट्स इन फैलोपियन ट्यूब फॉर 1 to 2 days। ठीक है बच्चों, ओवा वेट्स इन फैलोपियन ट्यूब फॉर 1 to 2 days। अब इस टाइम पे ये लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ स्पर्म रीचेस देयर, अगर स्पर्म वहां पहुंच गया इस टाइम पे, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों ये चीज तो क्लियर है ना कि क्योंकि फीमेल में एक मंथ में एक ही बार ओव्यूलेशन होता है, या एक मंथ में सिर्फ एक ही ओवा रिलीज होता है फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, ये भी आप लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड पॉइंट है। और उसके बाद ओवा वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में फॉर 1 to 2 days। उस टाइम पे अगर स्पर्म पहुंचेगा देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर स्पर्म नहीं पहुंचेगा देन मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस। सिंपल। अब इसका पार्ट बी, टेस्टिस का लोकेशन, ये तो बहुत इजी है। वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड? तो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये लाइन तो जरूर मेंशन करना है। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कहां? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इन द स्क्रोटम। ओके, in the scrotum to maintain a viable temperature, है ना, to maintain a suitable temperature that is 2 degrees Celsius lower than the body temperature. So to maintain suitable temperature that is 2 degrees Celsius lower than body temperature। चलिए ये चीज तो क्लियर हो गई है ना बच्चों, ये चीज तो क्लियर हो गई कि टेस्टिस लोकेटेड कहां है, क्यों है। अच्छा ये पता है आपको, अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, इसलिए टेस्टिस को हेंस इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक है, सो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। आई होप ये 5 के 5 क्वेश्चंस एंड इसके पार्ट्स आपको इजीली समझ में आ गए हैं। हाउ टू राइट इन अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, इट रियली मैटर्स अ लॉट। सो बी फोकस्ड एंड रिवाइज प्रॉपरली। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है, टॉपिक्स क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अपने क्वेश्चंस को। इसका सॉल्यूशन भी मैं जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए बी प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।